आरती और अमन दोनों एक साथ एक ही कंपनी में जॉब करते थे। दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र होने के साथ साथ एक दूसरे को पसंद भी करते थे, क्योंकि वह सजातीय थे। इसलिए दोनों के परिवार वालों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। आरती और अमन दोनों की सगाई हो चुकी थी। अब उनके रिश्तों पर समाज की मुहर लग चुकी थी, इसलिए अक्सर वे साथ साथ घूमते और पार्टियों में जाते। उन दोनों की शादी की तारीख 8 महीने बाद की निकली थी, जिसका उन्हें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। उस दिन अमन के माता पिता की शादी की सालगिरह की पार्टी थी। अमन के पिता ने शहर के बहुत से जाने माने लोगों को आमंत्रित किया था। आरती भी समय से पहले उनके घर पहुंचकर भावी बहू होने का कर्तव्य निभा रही थी। आरती देखने में तो अति सुंदर थी ही, साथ ही उसका व्यवहार भी बहुत विनम्र था। सारे लोग अमन और उसकी जोड़ी की प्रशंसा कर रहे थे। अमन भी अपने मित्रों से आरती को मिलवा रहा था। तभी हाथ में शराब का गिलास लिए हुए एक नौजवान आगे बढ़ा और अमन से बोला, क्या बात है यार, अपनी होने वाली बीवी से हम ही नहीं मिलवाओगे? अरे यार, बेसब्र क्यों होते हो? सबसे मिलवा ही तो रहा हूँ। लो, पहले तुम्ही से मिलवा देता हूँ। आरती, यह है मेरा बचपन का मित्र कैलाश, और कैलाश, यह है मेरी होने वाली पत्नी आरती। अमन ने जब दोनों का परिचय कराया तो कैलाश ने हाथ मिलाने को अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन आरती ने अपनी परंपरा के अनुसार अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्ते किया और उसे शराब के नशे में धुत देखकर अंदर चली गई। पूरी पार्टी में आरती ने महसूस किया कैलाश उसी पर नज़र बनाए हुए है। वह अपने आप को असहज महसूस करने लगी। पार्टी खत्म होने के बाद उसने अमन से पूछा, कौन है यह कैलाश? तुमने पहले कभी नहीं बताया इसके बारे में। कैसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। अब इसके बारे में क्या बताना, सारा शहर उसे जानता है। यहाँ के एक बहुत बड़े नेता का बेटा जो ठहरा। घर में पैसे की कोई कमी है नहीं, अपने दोनों हाथों से पैसे पानी की तरह बहाता है। अमन ने आरती से कहा, तो इतने शरीफ लड़के से तुम्हारी कैसे दोस्ती हो गई? कहीं अपने रईस दोस्त का असर तुम पर भी तो नहीं है? आरती ने अमन से कहा, अब छोड़ो भी, तुम तो तिल का ताड़ बनाने पर तुल गई हो। चलो, मैं तुम सबको घर छोड़ कर आता हूँ। और फिर अमन ने आरती एवं उसके परिवार को उनके घर छोड़ आया। अगले दिन अमन जब शाम को घूमने के लिए घर से निकला तो घर से थोड़ी दूर पर कैलाश से मुलाकात हो गई। ऐसा लग रहा था मानो कैलाश उसी का इंतज़ार कर रहा था। उसे देख वह अपनी गाड़ी से उतरा और हाय हेलो करते हुए बातें करने लगा। उसने अमन को अपनी गाड़ी में बैठाया और पास के एक रेस्टोरेंट में ले गया। दोनों मित्र खाते पीते हुए बातें करने लगे। बातों ही बातों में अमन ने कैलाश से कहा, शादी कब है तुम दोनों की? अभी देर है यार, बड़ा लंबा मुहूर्त निकला है, अमन ने कहा। कैलाश ने अमन से कहा, पहले तू यह बता कि तू आरती को कितना चाहता है? अपनी जान से भी ज़्यादा, अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ तुम्हारी अजान हो और दूसरी तरफ धन दौलत, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर और एक सुंदर भविष्य हो, ऊंचे पद की नौकरी हो, तब इन दोनों में तुम किसे चुनोगे? कैलाश बड़े गंभीर स्वर में अमन को कहा। अमन कुछ जवाब नहीं दे सका। इस बार कैलाश ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, जल्दी नहीं है यार, सोच कर बताना। और फिर उसने बिल पेमेंट किया और उठकर चला गया। और अमन बैठा बैठा सोचता रह गया कि आखिर कैलाश के कहने का मतलब क्या था। 2 महीने के बाद आरती का जन्मदिन आने वाला था। अमन उसे सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए वह अपने तरीके से गुपचुप पार्टी की तैयारी कर रहा था। हर साल की तरह आरती के जन्मदिन के दिन उसके माता पिता उसे मंदिर लेकर गए और उसके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना की। फिर घर आकर आरती की माँ ने खीर बनाकर भगवान को भोग लगाया और आरती का भी मुँह मीठा कराया। आरती के पिता ने आरती से पूछा, तो शाम का क्या प्रोग्राम है बेटा, हमें बता देना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी पार्टी की तैयारी कर लें और पता चला कि तुम अमन के साथ बाहर पार्टी कर रही हो। आरती ने नज़रें नीचे करते हुए कहा कि वह पापा, आज अमन ने मेरे लिए बाहर ही पार्टी रखी है, इसलिए आज ऑफिस के बाद लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, तू तो ऐसे शर्मा रही है जैसे किसी अनजान के साथ जा रही हो। आखिर अमन तेरा होने वाला पति है बेटा, आरती के पिता ने कहा। आरती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वे दोनों अपनी जान से भी ज़्यादा उसे प्यार करते थे। उधर ऑफिस खत्म होने के बाद अमन उसे लेकर शहर के बाहर बने हुए एक फार्म हाउस पे पहुंचा।
वहाँ अमन ने पार्टी का बहुत सुंदर इंतज़ाम कर रखा था। वह शहर का सबसे महंगा फार्म हाउस था जो पार्टियों के लिए भाड़े पर भी दिया जाता था। यह सब देखकर आरती ने अमन से कहा, इतना करने की क्या ज़रूरत थी अमन? यह सब तो कुछ भी नहीं है मेरी जान। तुम्हारे लिए तो मैं आसमान से चाँद तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ। उसकी यह अदा देखकर आरती हंसने लगी। दोनों बेहद खुश थे। दोनों ने केक काटा और फिर बाहर बगीचे में बैठकर खाना भी खा रहे थे और बड़े प्यार से बातें भी कर रहे थे। बाहर ठंडी हवाओं के साथ खिले हुए फूलों की खुशबू भी फिजा को महका रही थी। बीच बीच में आरती की खिलखिलाहट गूंज उठती थी। कुल मिलाकर बड़ा प्यारा और रोमांटिक माहौल था। तभी बाहर एक लंबी सी गाड़ी आकर रुकी। अब इतनी रात में कौन आया, यही सोचते हुए आरती ने अमन की ओर देखा। तब तक गेट खोलकर कैलाश अंदर आ चुका था। इस वक्त उसे यहाँ देखकर आरती सन्न रह गई। कैलाश अपने हाथों में ढेर सारा गिफ्ट लिए हुए उन दोनों के पास पहुँचा और सारा गिफ्ट आरती के हाथों में देते हुए बोला, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की को मेरी ओर से यह छोटा सा उपहार, यह लीजिए मेरी तरफ से। आरती ने अमन की ओर देखा। उसके चेहरे पर नागवारी के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। इस पर अमन ने आरती को इशारा करते हुए कहा, अब कैलाश गिफ्ट लेकर आ ही गया है तो ले लो, मना करने से उसे तकलीफ होगी। लेकिन अमन, उसे कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है और हम सब यहाँ इस जगह पर हैं? आरती ने गुस्से में कहा, भाई हम तो हैं आपके चाहने वाले और हम अब जिसे पसंद करते हैं उसकी एक एक खबर रखते हैं। वैसे बता दे मैडम कि ये सारी व्यवस्था हमने की है आपके लिए। आरती गुस्से से उठ खड़ी हुई और अंदर चली गई। अमन भी उसे मनाने के अंदाज में अंदर आ गया और बोला, कैलाश मेरा बहुत पुराना और प्यारा मित्र है। मैंने ही उसे बातों बातों में बता दिया था और वह आ ही गया है तो उसे नाराज़ क्यों करना। तब तक पीछे से कैलाश भी अंदर आ गया। उसके हाथों में कई शराब की बोतलें भी थी। उसने 2 गिलास में जाम बनाया, एक अमन को दिया और खुद भी पीने लगा। आरती का दिल कर रहा था कि वह इसी वक्त यहाँ से अपने घर चली जाए, परंतु यहाँ से शहर काफ़ी दूर था और जाने का कोई साधन भी नहीं था। इसलिए वह मन महसूस कर खून का घूंट पीकर बैठी हुई थी। कैलाश ने देखते ही देखते सारी बोतल खाली कर दी और अमन से बोला, बहुत रात हो गई है यार, मैं अब आराम करने जाता हूँ। और फिर वह एक कमरे की ओर बढ़ने लगा। कमरे की ओर जाते हुए उसने सोफे पर बैठी हुई आरती को एक झटके से हाथ खींचकर उठा लिया और जब तक आरती कुछ सोच समझ पाती उसने उसे खींचकर कमरे में बंद कर लिया। आरती अमन अमन चीखती रही, लेकिन अमन पर तो जैसे इसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। वह आराम से सोफे पर लेट गया था। इधर कमरे के अंदर आरती कैलाश से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, फिर भी वह किसी तरह बचने की कोशिश कर रही थी। उधर कैलाश उसे बचते देख अट्ठास करते हुए बोला, देखो आरती, मैंने जिस दिन से तुम्हें देखा है तुम्हें अपना बनाने की ठान ली थी। अब तुम मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, क्योंकि जिसे तुम्हें बचाना चाहिए वह आराम से बाहर सो रहा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। आरती जोर से चिल्लाई। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम कल पूछ लेना, मगर आज की रात तो मत खराब करो। बैठे हुए कैलाश ने उसे दबोच लिया। आरती की हिम्मत टूट गई। उसने डूबती हुई आवाज़ में कहा, अमन मेरे साथ धोखा कभी नहीं कर सकता। जितनी दौलत मैंने उसे दी है उससे तो वह हज़ारों औरतों को खरीद सकता है। कहता हुआ कैलाश उस पर टूट पड़ा। जिस अमन के भरोसे वह हिम्मत से अपनी लड़ाई लड़ रही थी, कैलाश द्वारा कहे जाने वाले इन शब्दों ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और इस तरह उस बंद कमरे में एक और निर्दोष लड़की की लाश लुट गई। सुबह हुई। कैलाश आराम से उठा। लगा ही नहीं कि रात की कोई बात हुई थी, लेकिन आरती वह तो जैसे पत्थर की हो गई थी। अमन और कैलाश दोनों ने चाय नाश्ता किया। आरती को बाहर नहीं निकलते देख दोनों कमरे में आ गए। कैलाश के हाथों में चाय का प्याला था। उसने चाय का प्याला आरती की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन तुम्हारे जैसी कोई भी नहीं। अब मैं तुम्हें सचमुच पसंद करने लगा हूँ। लो अब तो चाय पियो। आरती ने क्रोध से भरी नज़रों से दोनों को देखा और चाय का प्याला लेकर ज़मीन में फेंक दिया। अमन आगे बढ़ा और हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की और बड़े प्यार से बोला, क्या आरती, आज के ज़माने में भी तुम इन बातों को मानती हो? अरे जब मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैं तुमसे ही शादी करूँगा। अब तो खुश, चलो उठो।
आरती ने एक बार अमन की ओर घृणा भरी नज़रों से देखा और उसके मुंह पर थूक दिया। इस पर गुस्से से भरकर अमन ने उसके बालों को पकड़ा और कहा, तुझ जैसी एक क्या 1000 लड़कियां मिलेंगी, पर तेरे जैसी एक लड़की के लिए मैं अपना मित्र और करोड़ों की दौलत नहीं छोड़ सकता, समझी। और फिर कैलाश और अमन उसे उसी हाल में छोड़ कमरे से बाहर निकल गए। आरती बहुत देर तक घुटनों में मुंह छुपाए रोती रही। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अमन ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। दौलत के लालच में कैलाश के हाथों उसे बेच दिया है। उसके माता पिता सुनेंगे तो उन पर क्या बीतेगी। उसके पिता तो वैसे ही दिल के मरीज हैं, नहीं वह हिम्मत नहीं हारेगी, अपने माता पिता को यूं जलील होकर मरने नहीं देगी। यही सोचते हुए वो झटके से उठी और अपने कपड़े ठीक कर उस फार्म हाउस से बाहर निकल गई। कैलाश और अमन ने उसे तेजी के साथ बाहर जाते देखा तो वह भी पीछे से भागे और उसे रोकने की कोशिश की। उन दोनों को सामने देख आरती ने बर्फ के समान ठंडी आवाज़ में कहा, घबराओ मत, ना तो मैं आत्महत्या करूंगी और ना पुलिस में जा रही हूँ। अपना बदला मैं खुद लूँगी तुम दोनों से, बस समय का इंतज़ार करो। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। कैलाश ने अमन का हाथ पकड़कर उससे कहा, अरे छोड़ो भी यार, क्या कर लेगी वह। और फिर वह दोनों वापस अंदर चले गए। इधर आरती के माता पिता बहुत ही परेशान थे क्योंकि सारी रात वह घर नहीं आई थी और अब सुबह तक भी वह नहीं पहुंची थी। तभी दरवाज़ा खोलकर आरती अंदर दाखिल हुई। उसकी हालत देख उसके माता पिता अवाक रह गए। उसकी ऐसी हालत बिना बताए ही सब कुछ बता रही थी। उसकी माँ आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेट कर बोली, ये क्या हुआ मेरी बच्ची। कुछ नहीं माँ, सब ठीक है, अभी मुझसे कुछ मत पूछो। और इतना कहकर वह सीधे अपने कमरे में चली गई। आरती की माँ का हृदय किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था, लेकिन वह बेचारी अपने पति से भी कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि उसके पति दिल के मरीज थे। बड़ी मुश्किल से वह अपने आप को संभाले हुए थी। उधर अपने कमरे में बैठे आरती सोच रही थी, अगर उसने अपने माता पिता को सब सच बता दिया तो उसके पिता सदमे से मर जाएंगे। लेकिन उसके माता पिता क्यों मरे, मरेगा तो वह जिसने मेरे साथ धोखा किया है। नहीं नहीं, मैं यह सारी बातें अपने माता पिता को नहीं बता सकती हूँ। आरती के मन में विचारों का बवंडर उठ रहा था। काफ़ी देर बाद उसने अपने मन को शांत किया और अपने कमरे से बाहर निकली। उसका पत्थर के समान सख्त चेहरा और निर्विकार आंखें बता रही थी कि उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है। आरती के माता पिता को यह तो आभास हो गया था कि कुछ ना कुछ ज़रूर गलत हुआ है, परंतु क्या हुआ है यह नहीं पता था। वे दोनों तो बस अपनी बेटी के पत्थर के समान निर्विकार चेहरे को देखकर चिंतित हो रहे थे। अगले दिन आरती ने अपने समय पर उठकर सारा काम किया और फिर अमन के घर चली गई। अमन उस वक्त घर पर नहीं था, वह ऑफिस जा चुका था। अमन के माता पिता बहुत खुश हुए आरती को देखकर। आरती ने भी दोनों के चरण स्पर्श किए और कहा कि कल अमन उसे लेकर शहर के बाहर पार्टी करने चला गया था, इसलिए वह उन सभी से मिलने नहीं आ सकी। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, यही तो दिन है तुम दोनों के, खूब खुश रहो, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। अमन की माँ ने आरती को गले लगाकर ढेरों आशीर्वाद दिए। तब तक अमन की छोटी बहन गीता आरती के लिए चाय बनाकर ले आई थी। उसे देख आरती ने अमन की माताजी से कहा, मम्मी जी अब गीता के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखना शुरू कीजिए, अभी से देखेंगे तब कहीं जाकर सही समय पर मिल पाएगा। वैसे अपनी गीता इतनी प्यारी है कि इसे जो भी देखेगा पसंद कर लेगा। वैसे गीता, अगर कहीं तुमने कोई पसंद कर रखा हो तो वह भी बता देना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि इधर मम्मी पापा भी लड़का ढूंढ लें और उधर तुमने भी ढूंढ रखा हो, ऐसे में बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसा बोलकर वह मुस्कुराने लगी। गीता शर्मा गई, वहां से उठकर घर के अंदर चली गई। चाय का कप लेकर जब आरती किचन में रखने गई तो उसने देखा कि गीता कोने में खड़ी फ़ोन पर किसी से बातें कर रही है। वह चुपचाप पीछे जाकर खड़ी हो गई और बातें सुनने लगी। बातें खत्म कर गीता जैसे ही पीछे पलटी तो अपने पीछे आरती को खड़े देखकर चौंक गई। आरती ने हंसते हुए गीता से कहा, मैं कहती थी ना ज़रूर कोई बात है, देखो अब बता भी दो, वरना सचमुच पता चलेगा कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दी है। गीता ने नज़रें झुकाए झुकाए कहा, आप ठीक कहती हो भाभी, मैं दीपक को पसंद करती हूँ। वह यहाँ के कोर्ट में नई नई वकालत की प्रैक्टिस कर रहा है। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, अब अगर तुम कहो तो मैं दीपक से मिल लूँ, आरती ने गीता से कहा।
हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, वैसे दीपक भी घर वालों से मिलना चाह रहे थे। आरती बाहर आई और उसने अमन की मम्मी से सारी बातें बता दी और कहा, अगर आप लोग इजाज़त दे तो मैं दीपक से मिल लूँ। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो अपने ही शहर में गीता अपने नज़रों के सामने रहेगी। अमन के माता पिता ने हाँ कर दी। थोड़ी देर वहाँ बैठकर फिर आने को बोल आरती वहाँ से निकल पड़ी। वहाँ से निकलते ही उसके चेहरे के भाव भंगिमा बदल गई। फिर वही पत्थर सा बेजान चेहरा और आग उगलती आंखें। यह तो आरती ही जानती थी कि कैसे अपने दिल पर पत्थर रखकर उसमें हंसने मुस्कुराने की एक्टिंग की थी। उसके बाद उसने समय देखा। अभी दोपहर के 3 बज रहे थे। अभी दीपक कोर्ट में ही होगा, ऐसा सोच आरती कोर्ट की तरफ चली गई। एक कमरे के बाहर उसके नाम का बोर्ड लगा देख वह अंदर चली गई और वहां बैठे व्यक्ति से दीपक के बारे में पूछा। वह हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और बोला कि मैं दीपक कुमार हूँ, आप कौन हैं? आरती मुस्कुराते हुए बोली, मैं गीता की भाभी हूँ, उसी ने मुझे आपके बारे में बताया, मैं आपसे मिलने आई हूँ। दीपक बहुत खुश हुआ। उसने बड़े अदब के साथ आरती से बातें की और कहा कि घर में सिर्फ उसकी माताजी हैं जो जल्द ही उसकी शादी कराना चाहती हैं, और अगर आप लोग राज़ी हो जाएं तो जल्दी हम सगाई की कोई तारीख पक्की करें। इस तरह आरती और दीपक दोनों बहुत देर तक आपस में बातें करते हैं। दीपक सचमुच बहुत अच्छा लड़का था। वहाँ से निकलने के बाद उसने अपनी बचपन की सहेली जो अभी उसके साथ ऑफिस में भी काम करती थी उसे फ़ोन लगाया। उसकी सहेली नेहा अभी अभी ऑफिस से घर पहुंची थी। उसने आरती को घर पर ही मिलने को बुलाया था। आरती जब नेहा के घर पहुंची तो शाम गहरा चुकी थी। आरती को देखकर नेहा बहुत खुश हुई। साथ ही उसने आरती से शिकायत भी की कि अकेले अकेले अपना जन्मदिन अमन के साथ मना लिया। नेहा के इतना कहते आरती का चेहरा धुआं धुआं हो गया। उसकी आंखें बरसने लगी। यह सब देख नेहा घबरा गई और जल्दी से उसके पास आकर बोली, क्या हुआ? प्लीज़ मुझे सच सच बता, तू ऐसे रोने वाली लड़कियों में से तो नहीं है। मेरा दिल घबरा रहा है आरती, जल्दी बता क्या बात है। आरती ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, पहले मुझसे तू वादा कर कि तू मेरी मदद करेगी और इस बात की खबर कभी किसी को नहीं होगी। तुझे मेरी कसम, यह भी कोई बोलने की बात है? बचपन से लेकर आज तक हम दोनों ने अपनी बातें कहीं और कभी किसी से बताई है क्या? नेहा ने आरती से कहा। तो ठीक है, फिर सारी बातें सुन। कहते हुए आरती ने नेहा को कल रात की सारी घटना बता दी। सारी बातें सुनकर नेहा सन्न रह गई। गुस्से में आकर उसने आरती से कहा, तूने उन दोनों का कत्ल क्यों नहीं कर दिया और तू अब तक घर पर क्यों बैठी है? चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं और रिपोर्ट लिखवा कर आते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर कुछ नहीं होगा नेहा। अमन कैलाश के हाथों बिक चुका है और कैलाश शहर के एक बड़े नेता का बेटा है। सारा पुलिस स्टेशन उसके बाप की हाथों में होगा। तो फिर अब आगे क्या होगा? नेहा ने कहा, इसलिए तो कह रही हूँ कि अगर तुम मेरा साथ दे तो मैं इन सबों को इन्हीं के हथियार से मारूंगी। थाना पुलिस और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। इसलिए तुझसे कह रही हूँ कि तुझे मेरा साथ देने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो तो मैं आगे तुझसे कुछ कहूँ, आरती ने नेहा से कहा। बचपन से लेकर आज तक हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है और आगे भी मैं हर हाल में दूंगी। तू बता ना, अब आगे क्या करना चाहती है? इसके बाद आरती में बड़ी गंभीरता से नेहा के साथ अपनी बातें शेयर की और अपना सारा प्लान बताया। दोनों सहेलियां आगे की योजना बनाकर निश्चिंत हो गई। फिर आरती नेहा और उसकी मम्मी से विदा लेकर अपने घर को आ गई। जब वह घर पहुंची तो अंधेरा हो चुका था। उसके माता पिता बड़े बेचैनी से घर के बाहर टहल रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थी। आरती को आते देख जैसे उनकी जान में जान आई। ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी आरती? उसके पिता ने अपनी आवाज़ में कहा, पापा मैं अपनी सहेली नेहा से मिलने गई थी, वहीं थोड़ी देर हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। ऐसा बोलकर वह घर के अंदर आ गई और उसके पीछे पीछे उसके मम्मी पापा भी घर के अंदर आ गए। अपनी बेटी के बदले रूप और व्यवहार को देखकर उन्हें बहुत चिंता हो रही थी, परंतु वे सब सामने से कुछ पूछकर अपनी बेटी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए चुप रह गए थे। अपने मम्मी पापा को इस तरह चिंतित देखकर आरती भी बहुत दुखी थी। उसने मन ही मन सोचा कि उसके ऐसे रहने से उसके मम्मी पापा और दुखी होंगे, इसलिए उसे सामान्य व्यवहार करना होगा और साथ ही पहले की तरह हंसने बोलने की कोशिश करनी होगी।
अभी तो बहुत लंबी लड़ाई बाकी है। यही सोचकर थोड़ी देर के बाद वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे से बाहर निकली और अपनी मम्मी के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, कल मुझे जल्दी उठा देना मम्मी, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। मुझे जल्दी जाना होगा और जल्दी से मुझे अपने हाथों की एक कप चाय पिला दो। इतने प्यार से हंसकर बोलते हुए देख उसके मम्मी पापा भी मुस्कुरा पड़े और फिर आरती की मम्मी किचन में चाय बनाने को चली गईं और आरती कल सुबह क्या करना है उसके बारे में सोचने लगी। उस दिन जब अमन ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि आरती अपनी सहेलियों के साथ ऑफिस में बैठी बातें कर रही है और काफ़ी खुश है और खिलखिला रही है। उसने तो सोचा था कि वह उदास और दुखी होगी, पर यहाँ तो सब उल्टा था। इधर जैसे ही आरती की नज़र अमन पर पड़ी तो वह अमन की ओर हंस कर देखी और बोली, क्या है अमन, आज ऑफिस आने में बड़ी देर हो गई। इससे पहले कि अमन कुछ जवाब देता अमन के एक मित्र ने कहा, अरे भाभी जी, देर कहाँ हुई है, यह तो समय पर ही आया है। बस अब आप दोनों को दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए एक एक पल भारी लग रहा है। क्यों, सही कहा ना मैंने? आरती ने कुछ नहीं कहा, बस नज़रें नीचे कर ली। लंच टाइम में जब थोड़ी देर के लिए वे दोनों अकेले हुए तो अमन ने ताना मारते हुए आरती से कहा, उस रात तो बहुत हेकड़ी दिखा रही थी, अब क्या हुआ, डर गई? आरती ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक गहरी नज़र से उसे देखा और बाहर निकल गई। हर साल कंपनी की ओर से एक पिकनिक का आयोजन किया जाता था जिसमें ऑफिस के सभी लोग भाग लेते थे। इस बार पिकनिक के लिए कहाँ ले जाया जाएगा, सब यही सोच रहे थे और एक दो दिनों में तय हो गया कि शहर के बाहर सुंदर सी पहाड़ी पर, जहाँ बहुत से झरने और बगीचे हैं, पिकनिक के लिए सभी वहीं जाएंगे। और सभी पिकनिक के लिए उस पहाड़ी पर पहुंच गए। चारों तरफ हंसी और ठहाकों का दौर चल रहा था। इसी प्राकृतिक वातावरण में आकर सभी बहुत खुश थे। सभी लोग दोपहर का खाना खा चुके थे और उसके बाद चाय लेकर जिसका जहाँ भी दिल कर रहा था पहाड़ी पर घूम रहे थे। नेहा अमन के साथ बातें करते हुए काफ़ी दूर चली गई थी। शाम होने की थी, सभी लोग अपना अपना सामान पैक कर रहे थे। तभी दूर से नेहा के चीखने की आवाज़ आने लगी। सभी लोग आवाज़ की दिशा में दौड़े। सभी को लगा कि शायद जंगल में किसी जानवर ने हमला कर दिया है नेहा पर। जब सारे लोग वहां पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर चौंक गए। नेहा के कपड़े फटे हुए थे और अमन ज़बरदस्ती उसके ऊपर झुका हुआ था। आगे बढ़कर सभी ने नेहा को अमन से छुड़ाया। नेहा ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। सारे लोग अमन को बुरा भला कह रहे थे कि उसने इतनी शर्मनाक हरकत कैसे की। किसी ने भी अमन को बोलने का कोई मौका नहीं दिया क्योंकि सब ने अपनी आंखों से उसकी गंदी हरकत देखी थी। नेहा को उसके घर छोड़कर सारे लोग चले गए। अगले दिन उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस कंप्लेन की वजह से उसे हिरासत में ले लिया गया। अमन एक ही रट लगाए हुए था कि उसने कुछ नहीं किया, बल्कि नेहा खुद ही उसके साथ ज़बरदस्ती चिपकी हुई थी और उसने कपड़े भी अपने खुद फाड़े थे। लेकिन ऑफिस के सारे लोगों ने बयान दिया कि उन्होंने आगे बढ़कर नेहा को अमन से छुड़ाया था। इतने सारे लोगों की गवाही के बाद अमन को जेल भेज दिया गया। अमन के माता पिता और बहन का रो रो कर बुरा हाल था। गीता ने अपने मंगेतर वकील से भाई का केस लड़ने को कहा और आरती गई भी अमन का केस लेकर। सारी घटना सुनकर दीपक ने आरती से कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा अमन जी को बचाने के लिए, मगर मैं नहीं चाहती हूँ दीपक जी कि आप अमन जी को बचाओ। आरती ने बेहद ठंडे स्वर में दीपक से कहा। मगर क्यों, अमन जी आपके होने वाले पति हैं, आश्चर्य से देखते हुए दीपक ने कहा। थे, अब नहीं हैं। कहते हुए आरती ने दीपक को अमन की सारी असलियत बता दी। दीपक हैरान रह गया। सारी बातें सुनने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी तरफ से यह केस नहीं लूँगा, लेकिन अगर उसने अपने मित्र कैलाश को कहकर कोई बड़ा वकील कर लिया तो? कैलाश उसकी कोई मदद नहीं करेगा, तुम निश्चिंत रहो। लेकिन इसके बाद भी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उस दरिंदे को सबक सिखाने के लिए, आरती ने दीपक से कहा। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, दीपक ने कहा और फिर आरती वहां से चली गई। इसके बाद वह कैलाश के बारे में पता करने को उसके घर चली गई। कैलाश के बंगले के बाहर सड़क के दोनों ओर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यह बात आरती अच्छी तरह जानती थी। कैलाश के घर पर सिर्फ उनकी माँ थी। आरती ने कैलाश की माँ को प्रणाम किया और कैलाश के बारे में पूछा। उसकी माँ ने बताया कि कैलाश घर पर नहीं है, तो आरती ने अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखकर कैलाश की माँ को दिया और कहा,
अगर कैलाश आए तो उन्हें मुझे फ़ोन करने को कहिएगा, बेहद ज़रूरी काम है। इसके बाद वह निकल ही रही थी कि देखा कैलाश घर के अंदर आ रहा है। आरती को अपने घर में देखकर कैलाश सकपका गया, लेकिन वह कुछ कहे उससे पहले ही आरती ने मुस्कुराते हुए कैलाश से कहा कि उसे कुछ ज़रूरी काम है। कैलाश की जान में जान आई। वह तो सोच रहा था कि आरती उसके घर उसकी शिकायत लेकर आई है। उसने आरती से कहा कि चलो कहीं बाहर चलकर बात करते हैं। थोड़ी ही देर में वे दोनों एक कॉफ़ी शॉप में थे। आरती ने कहा, तुम्हें तो खबर हो गई होगी कि तुम्हारा दोस्त अमन पुलिस कस्टडी में है। हाँ मुझे मालूम है, उसी के लिए एक अच्छे वकील से मिलने गया था। मगर अब तो तुम दोनों का रिश्ता टूट चुका है, तो फिर तुम उसके लिए क्यों परेशान हो? कैलाश ने आरती से कहा। हाँ तुमने ठीक कहा, हमारा रिश्ता टूट चुका है, लेकिन समाज की नज़रों में नहीं। समाज और घर वालों की नज़रों में अमन आज भी मेरा मंगेतर है, लेकिन मैं उसे अपने दिल से निकाल चुकी हूँ। आरती ने बहुत नफ़रत से कहा। तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? मैं तो उसका दोस्त हूँ, मैं तो उसी की मदद करूँगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी मदद नहीं करो। इसके बदले में तुम जो चाहते हो वह मिलेगा। आरती ने बहुत ही रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ कैलाश को कहा। ऐसा है तो मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। क्या तुम अपना कीमती वक्त मेरे साथ बिताओगी मेरे फार्म हाउस पर? बड़ी कुटिल हंसी हंसता हुआ कैलाश आरती से बोला। मैंने कहा ना, तुम जो चाहोगे मिलेगा। बस मेरी शर्त यही है कि अमन को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तुम्हें मंजूर हो तो बोलो। आरती ने बड़े कड़े शब्दों में बोला। तो फिर ठीक है, अमन को बड़े से बड़े वकील भी नहीं बचा पाएंगे। मेरा वादा है, उसे सज़ा होगी। कैलाश ने आरती से कहा। तो फिर मेरा भी वादा है कैलाश कि जिस दिन अमन को सज़ा होगी उसी दिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे फार्म हाउस पर चलूँगी। तुम्हें मंजूर हो तो बोलो। आरती कैलाश की नज़रों में नज़रें डालते हुए बोली। मंजूर है, यकीनन अमन को सज़ा होगी, और वैसे भी कोई मुझसे धोखा करे इतनी किसी में हिम्मत नहीं। कैलाश ने पूरे विश्वास के साथ आरती से कहा। और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। इधर अमन के घर में माता पिता और बहन का बुरा हाल था, तो उधर आरती के माता पिता भी अमन के लिए चिंतित थे। होते भी क्यों नहीं, आखिर अमन उनका होने वाला दामाद जो था। सभी वकील अमन का केस लेने से मना कर रहे थे, क्योंकि उन सभी का कहना था कि मौके पर इतने चश्मदीद गवाह थे कि इस केस को झुठलाना मुश्किल है। गीता ने दीपक से अनुरोध किया तो दीपक ने कहा कि जब बड़े बड़े वकील इस केस को लेने से मना कर रहे हैं तो इस केस को लेकर मैं अपनी छवि नहीं खराब कर सकता। केस की सुनवाई हुई। ऑफिस के सारे लोगों ने नेहा के हक में गवाही दे दी, क्योंकि सभी अपनी आंखों से अमन की हरकत देखी। उसके वकील ने ना ही यह साबित करने की कोशिश भी की कि अमन को फंसाया गया है, लेकिन सरकारी वकील ने सबूतों के साथ उनकी दलीलों को काट दिया, क्योंकि कैलाश के साथ अमन जहाँ जहाँ भी अयाशी के लिए जाता था वह सारे सबूत कैलाश ने अपने आप को बचाते हुए वकील को दे दिए थे, जिससे अमन का केस और कमज़ोर हो गया। और इस तरह जल्दी ही यह केस खत्म हुआ और अमन को 7 साल की कड़ी सज़ा हुई। सबका रो रो कर बुरा हाल था, और आरती उसकी आंखों में तो एक अजीब सी चमक थी। शहर के सारे न्यूज़पेपर में नेहा की हिम्मत की कहानी छपी थी कि कैसे उसने अपने आप को बचाया और दरिंदे को सज़ा दिलवाई। कुछ एक लोकल नेताओं ने तो उसे सम्मानित करने की भी घोषणा कर दी, ताकि उनका वोट पक्का हो जाए। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त कैलाश ने उसकी ओर देखा तो आरती ने उसे इशारों में ही रविवार को समय दे दिया और सभी अपने अपने घर चले गए। उधर अमन जेल में उस जुर्म की सज़ा काट रहा था जिसे उसने किया ही नहीं था। अब इस बात को अच्छी तरह वह समझ गया था कि आरती ने नेहा से मिलकर उसे फंसाया है और अपने साथ किए धोखे का बदला ले लिया। उधर वह जेल में अपने माता पिता और बहन के बारे में सोच सोच कर बेचैन हो रहा था। इधर आरती अपने घर के बिस्तर पर बड़े चैन और सुकून के साथ लेटी हुई थी। कैलाश ने आरती को याद दिलाने के लिए फ़ोन किया था कि उसे रविवार को फार्म हाउस पर आना है अपना हिसाब किताब पूरा करने। आरती ने भी कैलाश को उसी लहजे में जवाब दिया। हाँ कैलाश जी, मैं आपका सारा हिसाब किताब चुकता कर दूंगी, और फ़ोन को रख दिया। मुझे भी रविवार का ही इंतज़ार है। इतना कहकर आरती ने फ़ोन को चूम लिया। अमन के माता पिता और बहन को अपने घर में सुबह सुबह देखकर आरती चौंक गई। इससे पहले कि वह कुछ कहे, अमन की माँ ने रोते हुए आरती से कहा, मेरा बेटा निर्दोष है बहू, तू उसे गलत मत समझना। क्या तू मुझे एक बार उससे मिलवा सकती है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आरती ने कहा
कि मैं खुद भी बहुत हैरान और परेशान हूँ मम्मी जी, क्या सच है और क्या झूठ है कुछ पता नहीं चल रहा। आज मैं खुद जेल में अमन से मिलने जा रही हूँ। मैं खुद ही पूछ लूँगी आखिर यह सब हुआ कैसे। और वैसे आप वहाँ जाकर क्या कीजिएगा मम्मी जी, आपको तकलीफ़ भी होगी अमन को इस हालत में देखकर। अगर अमन निर्दोष हैं तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और उसे छुड़ा लेंगे, आप सब बिल्कुल भी फिक्र ना करें। ऐसा समझाकर उन लोगों को विदा कर दिया। आरती की माँ ने पूछा, क्या तू सचमुच अमन से मिलने जाएगी? हाँ माँ, जाना तो पड़ेगा, आरती ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। और फिर तैयार होकर वह जेल जाने के लिए निकल पड़ी। वहाँ पहुँचकर वहाँ होने वाले सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया और जाकर अमन से मिली। अमन उसे मिलने आया देखकर आश्चर्यचकित था। आरती के होठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। उसने अमन से कहा, देख लिया अपने धोखे का अंजाम। अमन ने गुस्से से दांत पीसते हुए आरती से कहा, मुझे पता था यह सब तेरी ही चाल है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। पहले खुद को तो बचा लो, पूरे 7 साल का समय है जेल में तुम्हारे पास सोचने को। मैं चाहती तो तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे पाप की सज़ा तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी बहन को क्यों दूँ? जानते हो अमन, एक बार तो मेरे दिल में आया था कि जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया है वैसे ही मैं तुम्हारी बहन को बर्बाद कर दूं। तब शायद तुम्हें पता लगे कि इज्जत क्या चीज़ होती है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं ही एक लड़की हूँ और किसी लड़की के मन पर क्या बीतेगी यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसलिए तुम्हारे किए की सज़ा मैंने तुम्हें दी। अब आराम से जेल में बैठकर आगे का प्लान बनाओ। और तो और तुम्हारे जिगरी दोस्त ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, इसे कहते हैं स और मात। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमन ने दांत पीसकर गुस्से से सलाखों के बाहर हाथ निकाला आरती का गला दबाने को, लेकिन आरती काफ़ी दूर थी। अमन तिल मिलाकर रह गया। और हाँ, जाते जाते एक बात कहना तो रह ही गया, दीपक ने भी तुम्हारी बहन गीता के साथ शादी करने से इनकार कर दिया है। वह किसी बलात्कारी की बहन से शादी नहीं कर सकता। बहुत दुखी है तुम्हारी बहन, और उसके साथ साथ तुम्हारे मम्मी पापा भी बेचारे, उनके लिए सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैं तो बस एक बार तुम्हारे चेहरे का रंग देखने आई थी। यह सब कहकर आरती वापस लौट कर आ गई। और उधर अमन का दिल कर रहा था कि या तो वह खुद अपनी जान दे दे या किसी भी तरह आरती की जान ले ले। वहाँ से निकलकर आरती दीपक से मिलने गई। वहाँ वह काफ़ी देर तक दीपक से बातें करती रही। इस बीच 2 बार कैलाश का फ़ोन आया। आरती ने कैलाश का फ़ोन रिसीव भी किया। कैलाश ने उसे याद दिलाया, कल रविवार है, याद तो है ना तुम्हें, मेरा हिसाब पूरा करना है। आरती ने उसे जवाब दिया, मैंने कहा ना कैलाश जी कि मैं आपका पाई पाई का हिसाब चुकता कर दूंगी, कोई भी उधार बाकी नहीं रखूंगी। लेकिन मैं आपके फार्म हाउस पर नहीं जा सकती, क्योंकि वह शहर से बाहर है और मुझे वहाँ किसी ने देखा तो बेवजह बदनामी होगी। आप यहीं कहीं मिल लें तो फिर ठीक है, मैं यहीं होटल हॉलीडे इन में तुमसे मिल लेता हूँ। कल शाम 4 बजे तुम वहाँ आ जाना, कैलाश ने कहा। ठीक है, मैं कल 4 बजे आ जाऊँगी, आरती ने कहा और फ़ोन रख दिया। फिर थोड़ी देर तक आरती ने दीपक से बातें की और अपने घर को चली गई। दूसरे दिन शाम 4 बजे आरती होटल हॉलीडे इन में कैलाश से मिलने के लिए पहुंची। आरती रिसेप्शन पर पहुंचकर कैलाश के बारे में पूछ ही रही थी कि तभी उसने वहां दीपक को भी देखा, जो अपने किसी क्लाइंट के साथ आया था। आरती ने दीपक से पूछा कि तुम यहाँ कैसे? तो दीपक ने बताया कि आज किसी कोर्ट केस के फैसले की डिटेल किसी न्यूज़ चैनल वाले को देनी थी। वह लोग आने ही वाले हैं, मैं उनका ही इंतज़ार कर रहा हूँ। वे लोग इस केस के बारे में मुझसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं, बस वह सब आते ही होंगे। तब आरती ने कहा कि मैं भी अमन के मित्र कैलाश से मिलने आई हूँ, उसने हमारी बहुत मदद की थी, उसी का पूरा हिसाब किताब बाकी रह गया है, जिसे पूरा करने के लिए उसने मुझे बुलाया है। तभी रिसेप्शन पर स्टाफ ने आरती को बताया कि कैलाश रूम नंबर 406 में आपका वेट कर रहे हैं। उसे थैंक यू बोलकर आरती कैलाश के कमरे की ओर बढ़ गई। उधर कैलाश तो बड़ी बेसब्री के साथ आरती के आने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही आरती कमरे के अंदर आई, वह खुशी से झूम गया। आरती ने अपना पर्स और मोबाइल टेबल पर ठीक से रखा और फिर सोफे पर बैठ गई। उसे सोफे पर बैठा देख कैलाश ने कहा, वहाँ सोफे पर क्यों बैठी हो आरती, आओ यहाँ मेरे पास आओ। अब तक कैलाश शराब की आधी बोतल खाली कर चुका था। आरती ने उससे कहा,
नहीं नहीं कैलाश जी, पहले आप अपना हिसाब बताएं, मैं सारे पूरे कर दूंगी। वैसे भी आपने अमन के केस में मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ आरती, और इसमें पैसे का हिसाब किताब कैसा? बस अब तो तुम मेरे पास आ जाओ और जिस चीज़ का हिसाब किताब करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है वह कर लें। इतना कहते कहते कैलाश आरती का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। आप अपनी हद में रहे कैलाश जी, आपने मुझे हिसाब चुकता करने को बुलाया था, मैं इसलिए यहाँ आई हूँ। कृपया आप मेरे साथ बदतमीजी ना करें, आरती ने कैलाश से अपने आप को छुड़ाते हुए कहा। एक तो कैलाश वैसे ही शराब के नशे में धुत था। आरती की बात सुनकर वह गुस्से में आरती को और जोर से अपनी ओर खींचने लगा। आरती कैलाश से अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। कैलाश ने फिर से उसे अपनी ओर खींचने के लिए कंधे से पकड़ा और फिर आरती के कंधे पर से कपड़ा फटता चला गया। अब आरती जोरों से चिल्लाने लगी थी। उसके चीखने की आवाज़ से कमरे के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे थे। इस बीच आरती ने दौड़कर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर बहुत से लोगों के बीच दीपक और उसका न्यूज़ रिपोर्टर क्लाइंट भी था। उसने अपने कैमरे में तुरंत सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थी और आरती के कपड़े फटे हुए थे। बिना कहे हुए भी हर कोई कहानी समझ रहा था कि उस कमरे में क्या करने की कोशिश की जा रही थी। होटल का मैनेजर कैलाश को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह एक बड़े नेता का बेटा था। कहीं ऐसा ना हो कि वह नेता उसका होटल ही बंद करवा दे। लेकिन तब तक दीपक ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और पुलिस पहुंच भी गई थी। कैलाश बार बार चिल्लाता रहा कि आरती खुद ही उससे मिलने आई थी, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी और ले जाकर उसे लॉकअप में डाल दिया। थोड़ी देर बाद से शहर के हर न्यूज़ चैनल पर कैलाश और उसके पिता की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। जिस रिपोर्टर ने इस घटना को अपने कमरे में कैद किया था, वह सारा दृश्य बार बार हर टीवी न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा था। कैलाश के पिता ने सब कुछ देखा सुना तो उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। इलेक्शन आने वाले थे। इस घटना के बाद पार्टी उन्हें टिकट भी देगी या नहीं? कैलाश के पिता अब हर हाल में अपने बेटे को बचाकर उसे निर्दोष सिद्ध करना चाहते थे। आखिर उनके राजनीतिक भविष्य का सवाल जो था। शहर में चारों ओर रैलियां ही रैलियां निकाली जा रही थी। थाने का घेराव किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन की फजीहत हो रही थी। चारों ओर से एक ही प्रश्न उछल कर आ रहा था कि अब इस शहर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है और पुलिस प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। ऐसे में पुलिस बहुत सतर्क होकर कदम आगे बढ़ा रही थी। कैलाश के पिता की हालत बहुत ख़राब थी। न्यूज़ चैनल वालों ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। ऊपर से पार्टी की ओर से दबाव बढ़ रहा था कि अगर उनका बेटा निर्दोष नहीं साबित होता है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने शहर का सबसे बड़ा वकील अपने बेटे के लिए किया, लेकिन वकील ने इस बात की गारंटी नहीं दी थी कि वह केस को जीत ही जाएंगे, क्योंकि सारे सबूत कैलाश के खिलाफ थे। आरती ने अपने बयान में कहा था कि उसने अपने मंगेतर को बचाने के लिए उसके मित्र कैलाश से मदद मांगी थी, क्योंकि कैलाश बहुत पहुँचे वाले थे और कैलाश ने उसके मंगेतर अमन के लिए वकील और वहाँ के खर्चों का इंतज़ाम किया था। उसी खर्चों के हिसाब किताब और खर्च हुए पैसे लौटाने के लिए वह कैलाश से मिलने गई थी, जहां कैलाश ने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। उसके फ़ोन की रिकॉर्डिंग इस बात का सबूत थी। उसने अपने बयान में आगे बताया कि उसे डर लग रहा था, इसलिए कमरे में जाते हुए फ़ोन को इस अंदाज में रख दिया कि वहाँ हो रही सारी बातों की रिकॉर्डिंग हो सके और बाद में कैलाश अपनी बात से मुकर नहीं जाए। इन सबूतों के साथ ही होटल में मौजूद लोग और वह न्यूज़ रिपोर्टर सभी इस बात की आंखों देखी गवाह थे। कैलाश के बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तब उसके वकील ने एक रास्ता बताया कि अगर आरती अपना केस वापस ले लेती है तो सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए आरती को जितना भी पैसा चाहिए या प्रॉपर्टी चाहिए उसे दे देना होगा। हार कर कैलाश के पिता रात के अंधेरे में आरती के घर पहुँचे और उन्होंने आरती से विनती की, केस वापस लेने को कहा। उन्होंने आरती से कहा कि इसकी एवज में वह मुँह मांगी रकम देने को तैयार हैं, लेकिन आरती ने केस वापस लेने से मना कर दिया। उसने कैलाश के पिता से एक सवाल पूछा कि अगर यही घटना आपके बेटी के साथ हुई होती तो आप क्या करते। एक बार तो नेताजी के दिमाग में आया कि एक लाइन से इन तीनों को गोली मार दे। इस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कि अपनी तुलना उनके बेटी से करे, लेकिन इस वक्त वह मजबूर थे।
वे जानते थे कि उनका एक छोटा सा गलत कदम उन्हें तबाह कर देगा। सारी दुनिया की नज़रें उन पर हैं। अगर ऐसे में आरती और उसके परिवार वालों के साथ कुछ भी हादसा होता है तो इसका सारा इल्ज़ाम भी उन्हीं पर ही आएगा। इसलिए बिना कुछ बोले वह चुपचाप अपने घर लौट आए। अगले दिन न्यूज़ में एक लाइन और जुड़ गई थी कि मंत्री जी उस पीड़ित लड़की के परिवार वालों को खरीदने गए थे और साथ में धमकाया भी है। अब कैलाश बाबू के पिता पर भी कानून की एक नई धारा जुड़ चुकी थी। केस वापस लेने के लिए, आरती को प्रलोभन देने के लिए और राज़ी ना होने पर जान से मारने की धमकी देने के लिए। अब कैलाश के पिता खुद भी इस केस में फंस गए थे। उनकी पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया था। बेचारे का राजनीतिक भविष्य भी अब खत्म हो गया था। पुलिस ने भी मंत्री जी का साथ देने से मना कर दिया था क्योंकि सारे शहर के लोगों ने मोर्चा खोल दिया था। मीडिया अलग अपना पावर दिखा रही थी। ऐसे में पुलिस वाले अपना इमेज नहीं खराब करना चाहते थे, लिहाजा कैलाश को 7 साल की जेल हुई। इसके साथ ही उसके परिवार वालों को धमकाने के आरोप में उसकी 3 साल की सज़ा और बढ़ा दी गई। कैलाश के साथ साथ उसके पिता का भी राजनीतिक भविष्य समाप्त हो चुका था। सारे शहर के लोग इस बात से बेहद खुश थे क्योंकि कैलाश के पिता अव्वल दर्जे के मक्कार आदमी थे। अपने मंत्री पद के बदौलत सारे काले कारनामे करते थे और जिस किसी ने भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई उसे उन्होंने अपने रास्ते से हटा दिया। सारा समाज आरती को धन्यवाद दे रहा था कि एक साथ उसने दोनों बाप बेटे को सज़ा दिलाकर समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया है। लेकिन इसके साथ ही आरती ने अदालत में भी इस बात की गुहार लगाई थी कि मंत्री जी अपनी ताकत के बल पर उसे और उसके परिवार को जान से भी मरवा सकते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाए। उसकी बात सुनकर अदालत ने मंत्री जी को यह कड़ी हिदायत दी थी कि अगर आरती और उसके परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेदार वही समझे जाएंगे और उन पर कानूनी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। इस तरह नेताजी चारों तरफ से फंस चुके थे और आरती एवं उसका परिवार सुरक्षित हो गया था। आरती ने अपने दफ्तर से 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली थी। कैलाश और अमन से बदला लेने के लिए उसने जितनी मेहनत मशक्क़त की थी उसके बदले अब कुछ दिन आराम करना चाहती थी। पिछले कई महीनों से आरती ने बहुत जद्दोजहद में गुजारे थे। उसे अब इस बात का जुनून था कि कैसे वह कैलाश और अमन को सज़ा दिलवाए और अपने अपमान का बदला ले, और लाख परेशानियों के बावजूद दोनों को सज़ा दिलवा ही दिया और अपना बदला ले ही लिया। इन सभी घटनाक्रम में उनके दोस्तों ने उसका बहुत साथ दिया। पहले नेहा ने किसी की परवाह न करते हुए अमन को अपने जाल में फंसाकर सज़ा दिलवाया और फिर दीपक ने भी आरती की मदद की। उसी ने आरती को फ़ोन पर रिकॉर्डिंग करने की सलाह दी थी और उसके साथ ही उस दिन होटल में न्यूज़ रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ पहले से ही हाजिर था। हालांकि उसने न्यूज़ वालों को कैमरामैन को अपना इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया था जिससे किसी को शक ना हो। आरती ने दोनों का दिल से शुक्रिया कहा, साथ ही दीपक से यह अनुरोध किया कि अब वह गीता से शादी कर ले क्योंकि इन सभी घटनाओं में गीता का कोई कसूर नहीं है। दीपक तो पहले से ही तैयार था, वह तो बस दोषी को सज़ा दिलवाने की खातिर शादी तोड़ने का यह झूठा नाटक किया था। इसके बाद आरती अमन के माता पिता से जाकर मिली और गीता की शादी जल्द से जल्द दीपक से करा देने को कहा। इस पर अमन की मम्मी ने कहा कि दीपक ने तो यह रिश्ता तोड़ दिया है। तब आरती ने कहा कि उसने दीपक को शादी के लिए राज़ी कर लिया है क्योंकि इसमें गीता का क्या कसूर है, इसलिए वह गीता से शादी करने को तैयार है। सप्ताह भर के अंदर ही आरती ने गीता की शादी दीपक से करवा दी। शादी बेहद साधारण ढंग से हुई, लेकिन फिर भी गीता और उसके माता पिता बहुत खुश थे और इसके साथ ही आरती के भी आभारी थे कि उसने उनकी बेटी का घर बसा दिया। इसके साथ ही आरती ने दीपक से वचन लिया कि कभी भी वह किसी को सच्चाई नहीं बताएगी। उसने अपने दोस्त नेहा को भी दिल से धन्यवाद कहा क्योंकि उसी के हौसले के कारण वह दोषियों को सज़ा दिलाने में सफल रही। अगले दिन ही वह अपने ऑफिस आ गई और उसने अपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया। साथ ही उसने मैनेजमेंट से यह रिक्वेस्ट भी किया कि उसके ट्रांसफ़र की जगह को गुप्त रखा जाए क्योंकि जेल से निकलने के बाद अमन और कैलाश या उनके पिता इनमें से कोई भी उसे हानि पहुंचा सकता है, और उसके इस रिक्वेस्ट को मैनेजमेंट ने मान लिया। उसका तबादला कहाँ किया गया है यह किसी को भी नहीं बताया गया।
आरती आज बहुत खुश थी। अपने माता पिता के साथ निकल पड़ी थी नई जगह, नए लोगों के बीच अपनी नई जिंदगी बसाने। अपने अतीत के काले साये को पीछे छोड़ आई थी। उसे इस बात की तसल्ली थी कि किसी निर्दोष को उसने दंड नहीं दिया और दोषियों को बख्शा भी नहीं। और इस तरह उसने अमन और कैलाश को सज़ा दिलवाकर अपना अमान भंग करने का, अपने विश्वास को तोड़ने का और दिए गए धोखे का बदला ले लिया। और इस तरह आरती का बदला पूरा हुआ। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।